हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 8 में तत्व के बारे में पढ़ा था कि तत्व जो है वो पदार्थ का सबसे सरलतम और सबसे शुद्ध रूप होता है जिसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं। फिर ये भी पढ़ा था कि तत्व की संख्या जो होती है वो 118 है। अभी 118 हमें ज्ञात है और उसमें से 94 जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, शेष जो हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। और ये भी जानकारी ली थी कि तत्व 3 तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो आज की शीट में हम यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यौगिक की परिभाषा है कि यौगिक क्या है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, गौर करिएगा, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। 2 मेन पॉइंट यहाँ पर आए, जिसमें एक मेन पॉइंट है कि इनका अनुपात निश्चित होता है और जुड़े कैसे होते हैं, तो रासायनिक विधि के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, नमक है, ग्लूकोज है ना, नमक NaCl जो हम घर में यूज़ करते हैं, ग्लूकोज है, H12O6 और H2O यानी कि जल है। अब H2O जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। ये बताया गया यहाँ पे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। अब हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में होते हैं। ये स्वतंत्र ज़्यादातर नहीं होते हैं, ये या तो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं या फिर मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि यौगिक तभी बनेंगे जब उन 2 तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपस में जुड़ेंगे, है ना। जैसे कि आयरन है और सल्फर है, इन दोनों को गर्म किया, है ना। आयरन फीलिंग ली और सल्फर लिया और इन दोनों को जब हमने गर्म किया तो इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। अब जो ये आयरन सल्फाइड बना है, ये इसका जो गुण है वो आयरन और सल्फर के अलग अलग गुण से अलग होगा। बिल्कुल ये नई चीज़ बन गई। तो यौगिक हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनता है, जबकि मिश्रण में क्या होता है, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, यानी सिर्फ मिक्सिंग कर दी, मिलावट हो गई है ना। जैसे कि आयरन फीलिंग रखी है और सल्फ़र रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, आयरन और सल्फ़र जो है वो दोनों आपस में बस मिल गए, है ना। कोई इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई और इस तरह से ये मिश्रण कहलाएगा, ये यौगिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनको फिजिकली बस मिलाकर हमने रख दिया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें कि यह शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध इसलिए कहा जाता है कि वो ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए ये सिंगल प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, क्योंकि दोनों मिलकर एक हो गए ना, दोनों रासायनिक रूप अभिक्रियाओं से आपस में जुड़कर एक बन गए हैं, इसलिए इनका कंपोजिशन जो होगा वो पूरे में एक ही होगा। जबकि मिश्रण में क्या होता है कि किन्हीं मिश्रण में देखिए कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बन जाता है। मतलब 2 चीज़ें ली और उनको A और B 2 चीज़ें हैं तो उसको बस ऐसे ही मिलाकर हमने रख दिया, चाहे इनका रेशियो कुछ भी है, कोई चीज़ ज़्यादा है कोई कम है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस हमने मिलाकर उसको यूँ ही छोड़ दिया तो वो मिश्रण हो गया। इसमें अनुपात की मतलब कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, कोई कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, कोई कभी चीज़ कम हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यौगिक में, इनका संघटन सदैव अस्थायी होता है, यानी कि जो रेशियो या जो प्रोपोर्शन होता है, वो अनुपात जो होता है वो अस्थायी होता है। इसको समझते हैं हम, जैसे कि H2O वाटर है ना, पानी है ना, तो बाय मास क्या होता है, H 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 हो गया इसका, और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 1:8, 1:8 इसका प्रोपोर्शन होता है, कंपोजिशन होता है। और ये इतना ही रहेगा, चाहे आप 1 चम्मच पानी लीजिए या 1 बाल्टी पानी लीजिए, यहाँ का पानी लीजिए वहाँ का पानी लीजिए, लेकिन इसके कंपोजिशन में, इसके संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा।
तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये अस्थाई होता है। और मिश्रण में बताया कि किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसके संगठन है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कोई अस्थायित्व इसमें नहीं होता, टेम्पररी होती है, बिल्कुल अस्थायी होते हैं ये। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पदार्थ के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मतलब यह है कि यौगिक जिन तत्वों के मिलने से बना है उसका गुण, और बाद में जो न्यू फॉर्मेशन हुई, नया चीज़ बना है, उनके गुण में कोई भी समानता नहीं होगी। जैसे H2O है, H2O में क्या क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो गैस है ना, ऑक्सीजन गैस है। और हाइड्रोजन देखिए अलग से क्या है, ये भी गैस है। लेकिन जो H2O यानी कि पानी है, ये क्या है, ये द्रव है। यानी कि दो गैस जो हैं वो आपस में मिलकर द्रव बना देते हैं। कोई भी इनका गुण, इसका H2H का या फिर ऑक्सीजन का कोई भी गुण द्रव यानी कि H2O में नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरह से गुणों में भिन्न होते हैं। लेकिन मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में एक, जैसे हमने यौगिक के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से इसके बारे में यह है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम, ऐसे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे कि हमने घोल बनाया है ना, जैसे नमक और पानी का हमने बनाया, मिश्रण बनाया, तो क्या होता है, कभी हम नमक ज़्यादा देते हैं, कभी कम। चीनी पानी का घोल बनाया तो क्या होता है, ये भी एक तरह का मिश्रण है। तो मिश्रण में क्या होता है, मीठा ज़्यादा पसंद है, चीनी हमने ज़्यादा डाल दी, पानी कम पानी में इसी तरह से कम मीठा चाहिए तो चीनी कम डाली। तो इस तरह से इसका संगठन परिवर्तनशील होता है, स्टेबल नहीं होता। दूसरा, आप दूसरे उदाहरण से समझिए, हवा है ना, तो हवा में क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदलती रहती है। आप पहाड़ों पे चले जाइए, जहाँ हरियाली तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे पॉल्यूशन है वहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलकर ये बना है वो परिवर्तनीय होता है। अब आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदलता है, यानी इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही निश्चित होता है। क्वथनांक का मतलब यह जिस ताप पर ये उबलेगा, और गलनांक का जिस पे ये द्रव में बदल जाएगा, है ना, द्रव में या भाप में बदलेगा, द्रव में मतलब लिक्विड में बदलेगा, तो उसको गलनांक बोलते हैं। तो इसका निश्चित रहता है। 100 डिग्री C होता है किसका, H2O का, है ना। पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है ना, तो ये इसका फिक्स है। इसी तरह से जो FeS है, आयरन सल्फाइड है, उसका भी गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी फिक्स होता है। मतलब ये पूरी तरह से स्टेबल चीज़ है। इनका फॉर्मूला भी स्टेबल होता है और इनका कलर और टेक्सचर भी फिक्स होता है। चीनी हम बाज़ार से लाए, यहाँ से लाए, वहाँ से लाए, चीनी ही रहेगी। उसके कंपोजिशन में, उसकी किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यौगिक की प्रॉपर्टी है। अब मिश्रण में देखते हैं कि मिश्रण जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, समांगी या विषमांगी, है ना। समांगी या विषमांगी दो तरह का हो सकता है। अब समांगी क्या है और विषमांगी क्या है। समांगी का मतलब है समान डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे में एक जैसे होंगे, है ना। जैसे कि हम चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें दूध है, पत्ती भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन जब सब मिलकर चाय बनने लगती है, चाय उबलने लगती है, तो क्या होता है, फिर क्या होता है, वो समांगी हो जाता है। चाय का स्वाद ऐसा थोड़ी है कि शुरू के 2 चम्मच आपने मुंह में डाले तो वो ज़्यादा मीठा होगा और बाद का कम मीठा होगा, नहीं, वो समांगी है, एक जैसा है, पूरे में एक जैसा है। और विषमांगी, जैसे एक एग्जाम्पल विषमांगी का हवा दिया है, तो क्यों है, हर चीज़ का जो भी इसके संगठन है उनका अलग अलग उनमें परसेंटेज होती है ना,
नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद वाटर वेपर की भी कुछ मात्रा है, CO2 की मात्रा है, तो अलग अलग उनमें उनकी परसेंटेज है। तो ये विषमांगी, इसीलिए हवा को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, यानी कि इसमें पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे कि आप नूडल्स खाते हैं, है ना, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम विषमांगी मिश्रण है ये। या इसी तरह से सलाद बनाते हैं, प्याज टमाटर खीरा ये सारा काटते हैं, तो वो मिश्रण तो है लेकिन वो विषमांगी है, कोई चीज़ कम है कोई चीज़ ज़्यादा है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब है यौगिक में इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसको अलग कैसे कर सकते हैं। किस फिजिकली तो हम नहीं कर सकते हैं ना, भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, है ना, केमिकल मेथड के द्वारा या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा, जिसको वैद्युत अपघटन लिखा गया, यानी इसके थ्रू हम बिजली पास करेंगे, है ना। जब बिजली पास करेंगे तो क्या होगा, तब ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकते। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इनको अलग करना। लेकिन यहाँ पे देखिए मिश्रण के बारे में क्या लिखा है, सबसे लास्ट का पॉइंट है ये, कि इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी इनको फिजिकली हम अलग कर सकते हैं, जैसे छान कर अलग कर लिया, है ना, या फिर इवॉपरेट कर दिया, एक चीज़ उड़ के भाप बन के उड़ गई, दूसरी चीज़ बच गई। इसके अलावा हम मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम मिश्रण को दो भागों में अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको देखिए, मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं। जो भी मिश्रण में, जैसे कि आयरन और सल्फर का हमने शुरू में ही बताया था कि दोनों को अगर हम इकट्ठे रख दें तो ये जो है, कोई जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है तो ये अपना गुण तो ये दर्शाएगा ना, जो आयरन है वो अपना गुण दर्शाएगा और जो सल्फर है वो अपना गुण दर्शाएगा, है ना। तो इस तरह से ये अपने गुण को दर्शाएंगे। इसके अलावा और भी एक चीज़ हम उदाहरण में समझ सकते हैं कि जैसे कि हवा, है ना, एक बार फिर से हम हवा को लेते हैं। जैसे कि हवा है तो हवा में क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है ना। तो ऑक्सीजन अपना गुण कैसे दर्शाता है कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होता है, तो हवा भी जलने में सहायक होती है ना। तो ऑक्सीजन का गुण हवा भी ले लेती है, यानी यहाँ पे प्रोमिनेंट है ये ऑक्सीजन, कहीं गया नहीं है, और यहाँ हवा में मिक्स होते हुए भी ये अपने जो प्रॉपर्टी है उसको दिखाएगा। इसी तरह से हवा में CO2 होता है। CO2 जो होता है वो क्या करता है, चूने पानी को दुधिया कर देता है। तो चूने पानी को CO2 भी दुधिया कर देगा, और ये गुण हवा में भी आ जाता है, ये हवा का भी गुण है, वो भी लाइम वाटर जो होता है चूना पानी उसको मिल्की यानी कि दुधिया कर देता है। तो इसमें जो मिश्रण है उसमें संगठन के जो तत्व हैं उनका गुण जो है वो मिश्रण ले लेता है, यानी ये अपने जिससे मिलकर ये बनता है उसके गुण को भी दिखाता है। अब उदाहरण दिया हुआ है यौगिक का, जल, नमक, है ना, सारे देख लेते हैं। जल यानी H2O, है ना, नमक हो गया आपका NaCl, उसके बाद है कॉपर सल्फेट CuSO4, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, और मीथेन हो गया, तो ये CH4। तो ये सारे जो हैं वो यौगिक के उदाहरण हैं। और मिश्रण के तो बहुत सारे उदाहरण, मिल्क है ना, दूध है, हवा है, और आप सॉलिड टू सॉलिड देखिए तो आपके ब्रास है, इसके बाद फॉग है ना, कोहरा जिसको बोलते हैं, उसके बाद धुआं है, मिट्टी है ना। तो ये सारे मिश्रण के उदाहरण हैं। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो ये व्याख्या तो आपको यहीं दी हुई है ना, ऊपर ही यौगिक की डेफिनेशन दी हुई है, तो आप ये वाला आप लिख देंगे, यहाँ तक एग्जाम्पल तक नमक, ग्लूकोज और जल तक लिख देंगे कि यौगिक व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, और नमक, ग्लूकोज, जल इसका उदाहरण है। इसके बाद मिश्रण का भी अनुपात की भी परिभाषा दी हुई है। मिश्रण की देखिए कि
ये वाला लिख दीजिएगा पॉइंट। किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है। एग्जाम्पल में आप दूध और हवा लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे है यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो ये सारा जो आपने ये सारे पॉइंट्स जो पढ़े ये सारा आपको इसमें लिख देना है ना, ये वाला ये सारे आप लिख देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो है वो है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। इनमें से शुद्ध पदार्थ आपको छांट के अलग भी लिखना है। तो कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है, इसको देख लेते हैं हम। जल जो है वो यौगिक है ना। मिट्टी क्या है, मिश्रण है। चीनी क्या है, यौगिक है। नमक क्या है, यौगिक है। लेकिन चीनी का घोल क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। दूध भी मिश्रण है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी यौगिक है। और ईंट क्या है, मिश्रण है। तो ये तो हमने छांट लिया। अब है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध जितने भी यौगिक हैं वो सारे शुद्ध होंगे, जो मैंने निशान लगाया। वाटर, जल, ये भी शुद्ध है। चीनी शुद्ध है। नमक शुद्ध है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध है। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट ख़त्म हो गई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। थैंक यू।